वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है भाई हमारी टैक्सेशन की क्लास थर्ड। ठीक है, दो क्लासेस हमने अपनी कर ली, उसमें बेसिक्स ऑफ देखा था। आज हम लोग देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस कि आखिरकार एक पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स किस तरीके से लगाया जा सकता है, या फिर जितने भी लोग अपनी इंडिया में रह रहे हैं क्या सबके सब टैक्स के लिए लायबल हैं, या फिर कोई भी अगर बाहर से पर्सन जो भी कोई इंडिया में आ रहा है क्या वो भी टैक्स के लिए लायबल है। ठीक है, तो आज ये सब कुछ हम लोग देखेंगे कि हमारी टैक्स की लायबिलिटी किस तरीके से किस किस पर्सन पे लगती है। क्लास थोड़ी बड़ी होगी, क्लास थोड़ी अच्छी होगी और क्लास थोड़ी टफ भी होगी। बच्चों को चीजें समझ में नहीं भी आएंगी, आएंगी भी। ठीक है, जिन बच्चों को चीजें समझ में नहीं आएंगी वो बच्चे क्या करेंगे बेटा, एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लेंगे, या फिर मुझे नीचे कमेंट में पूछ लेंगे कि सर मेरे को ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में उस चीज को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि हम लोगों ने एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है। किसके लिए बेटा? यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, जो कि अपना लेटेस्ट सिलेबस के बेसिस पे है। ठीक है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स। हमने अपने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को कंप्लीट कर चुका है। आज हम लोग करने वाले हैं अपनी टैक्सेशन की क्लास थर्ड। अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, अभी तक नहीं देखी हैं बेटा, देख लो जाके, चीजें तभी अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, बेसिक्स पढ़ाए हैं फर्स्ट वाली क्लास में, बेसिक्स पढ़ाए थे। सेकंड वाली क्लास में भी वो कुछ कुछ बेसिक्स जो रह गए थे इनकम से रिलेटेड उनको कंप्लीट करवाया था। बाकी हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश की भी क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, इंग्लिश और अकाउंट्स की क्लासेस हैं अभी इस टाइम पे, तो आप लोग इंग्लिश की क्लासेस को देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री है सारा का सारा मटेरियल, आपको कहीं पे भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने उसको। पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कल दिए गए थे आपको होमवर्क के तौर पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर वन? कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव इज रिगार्डेड एज इनकम बट एग्जेम्प्ट अमाउंट इज। किसी भी अगर नॉन रिलेटिव के द्वारा अगर कोई भी हमको कैश का गिफ्ट मिलता है तो उसको हम लोग क्या इनकम रिगार्ड करते हैं, मतलब कि उसको इनकम की तरह ही ट्रीट करेंगे। किस तरीके से कि हमको कहीं से पैसा मिल गया, अब उसको टैक्सेबल होगा। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कुछ छूट भी देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है भाई भारत है, इंडिया है, यहाँ पे सोशल लोग हैं। ठीक है, मतलब आपसी रिश्ते बनाते हैं, तो ये लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने 1 रुपए का भी गिफ्ट दे दिया तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है। आपको इनकम टैक्स कितनी 50,000 की लिमिट को एग्जेम्प्ट करता है। ठीक है, इनकम टैक्स ये बोलता है कि अगर आप 50,000 तक का गिफ्ट ले रहे हो ना, 50,000 तक का गिफ्ट ले रहे हो तो ये आपका क्या होगा, ये आपका टैक्स फ्री होगा। क्या होगा बेटा? टैक्स फ्री होगा। पर अगर आप 50,000 से ज्यादा का लेते हो, ठीक है, 50,000 से ज्यादा का लेते हो तो वो क्या होगा बेटा, वो आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। और सर हमारे रिश्तेदार कौन होते हैं इसमें? तो बेटा ये रिश्तेदार जो होते हैं ना, इसकी 8 एक लिस्ट दी गई है। क्या दी गई बेटा? 8 तरीके की लिस्ट दी गई है। तो वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे वाइफ, हस्बैंड, ये सब कुछ लोग जितने भी होते हैं आपके आसपास के रिलेटिव्स वगैरह, उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम? इसमें से टैक्सेबल इनकम में कौन कौन सी इनकम कौन सी है जो जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता? कर योग्य आय में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, तो एक है हमारा इनकम फ्रॉम स्मगलिंग। मैंने आपको बोला था कोई भी हमारी ऐसी इनकम है जो कि किसकी वजह से होती है, जो कि हमारी इलीगल की वजह से हो रही है, लीगल हो रही है, इनकम टैक्स इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करता। वो आपको पकड़ेगा और उसके ऊपर से क्या करेगा बेटा, टैक्स वसूल लेगा। ठीक है, तो ये होता है कैजुअल इनकम होती है। ठीक है, अब इसमें इनकम रिसीव्ड इन काइंड, मैंने आपको कल भी बताया था कि इनकम रिसीव्ड इन काइंड को इनकम की फॉर्म में पहले कैलकुलेट किया जाएगा और फिर उसको निकाला जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट, देखो सी वाला सुनो बेटा, कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ये थोड़ा टॉपिक है, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा आगे वाली क्लासेस में, जैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उसमें इसको डालेंगे। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी बस ये चीज को ध्यान रख लो कि इसका जो करेक्ट जो आंसर था वो क्या था बेटा, सी था। ठीक है, फर्स्ट का क्या था बेटा, फर्स्ट का सी, सेकंड का सी और थर्ड का भी सी है। नहीं नहीं, थर्ड का सी नहीं है, ये नहीं होगा इसका। ठीक है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर होगा ना इसमें। क्या था, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल। ठीक है, जिस साल में टैक्सेबल होगी वो हमारा क्या होगा, वो हमारा असेसमेंट ईयर होगा। और एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, तो वो क्या होगा, हमारा प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, तो ए वाई पी वाई कहाँ पे है? ठीक है, तो इसका आंसर बी होना था। ठीक है, तो बी होगा इसका आंसर। जितने बच्चों ने बी लगाया होगा उनका सही होगा, बाकी इसका सी नहीं होगा, गलती से रेड गलत हो गया। चलो देख लेते हैं नीचे। ठीक है, 50,000 50,000, अच्छा हाँ, ये भी एक आंसर दिया था, ये किसी ने नहीं दिया है। 510 520, ठीक है बेटा, सही है बिल्कुल। ठीक है, नमन अग्रवाल, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। 50,000 50,000 50,000, फर्स्ट का सी, दैट इज 50,000। ठीक है, सेकंड का डी लगाया है मोस्ट ऑफ दिस इनकम रिसीव्ड इन काइंड। बेटा इनकम रिसीव्ड इन काइंड को भी हम लोग किसमें, उसमें कैलकुलेट करते हैं। किसमें, किसमें कैलकुलेट करते हैं बेटा? हम लोग कैलकुलेट करते हैं मतलब उसको सैलरी में
इंक्लूड कर देते हैं, बट उसकी कंडीशंस देखी जाती हैं। तो जब हम लोग इनकम रिसीव फ्रॉम सैलरीज वाला हेड पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे इसको। फोर्थ ही लगाया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने, ठीक है। इसका बच्चों ने क्या किया, ए वाई पी वाई, ठीक है। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर बिल्कुल सही है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, बेटा कंफ्यूज हो गए ना इसमें। इनकम जिस साल में अर्न होगी, ठीक है, आपने पिछले साल ही तो इनकम को अर्न किया होगा ना, तब इस साल में आपका क्या लगेगा, इस साल में आपका टैक्स लगेगा। तो जिस साल में टैक्स लगता है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं, जिस साल में इनकम को अर्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं, है ना बेटा। इस चीज को समझे। तो इसका आंसर क्या होना था, ए वाई और पी वाई होना था, ठीक है। तो सुरजीत सिंह ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ए वाई पी वाई। एक बच्चे ने और भी क्वेश्चन पूछा होता, क्या वो कैपिटल गेन। बेटा कैपिटल प्रॉफिट तो वही होता है ना कि हमको कोई भी ऐसा प्रॉफिट हो जाए, कोई भी ऐसा प्रॉफिट हो जाए हमको, ठीक है, जो हमको कैसे, वो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स, हमारे कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल करने के बाद में प्रॉफिट कोई भी अर्न हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा कैपिटल प्रॉफिट। या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदर भाषा में कहते हैं तो कैपिटल गेन भी कहते हैं कई बार, ठीक है। तो कैपिटल गेन और प्रॉफिट कुछ नहीं है, ये वही चीज है जो अपना लॉन्ग टर्म एसेट्स को, मतलब कि जैसे माना आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिया, ठीक है, आपके पास में कोई मशीनरी थी, आपने इसको सेल कर दिया, और आपकी डेप्रिसिएशन वगैरह निकालने के बाद में आपके पास में क्या बचा, एट लास्ट में आपके पास में उसका प्रॉफिट बचा, ठीक है। एट लास्ट में आपके पास में क्या बचा बेटा, प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ सेल करने पे। तो इस वाले केस में हम लोग क्या कहते हैं, उसको उसको हम लोग कैपिटल गेन कह देंगे, ठीक है। या कोई डिवेंचर्स थे, इनको आपने सेल किया तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कोई शेयर से इनको सेल किया, इनसे प्रॉफिट हो गया, ठीक है बेटा। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी लॉन्ग टर्म की और जिसको हम लोग क्या कर दें, जिसको हम लोग सेल कर दें और उससे हमको क्या हो जाए, गेन हो जाए या फिर प्रॉफिट हो जाए, तो उसको हम लोग कैपिटल गेन या फिर कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है बेटा। या समझ क्लियर, ठीक है। चलो अब चलते अपने किस पे, रेजिडेंशियल स्टेटस पे, ठीक है। तो उससे पहले कुछ आपको चीजें भी बता दूं। तो देखो, इसको पहले मिटा देते ना, फिर करते हैं आगे। सबसे पहली बात समझना कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो हर किसी को फाइंड किया जाता है, ठीक है। कोई भी केस इसमें एक्सेप्शन नहीं होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस एक कंपनी का भी हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है, ठीक है, एचयूएफ का भी होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब जितनी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना उसमें, किसमें, ऊपर, कि हमारे इतने ये 6-7 तरीके के जो लोग हैं ये किसमें, पर्सन में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इन सबका क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है, ठीक है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए इसमें बहुत सारी कंडीशंस देता है आपको, बहुत सारी कंडीशंस देता है कौन, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपको इजीली नहीं छोड़ देता। कुछ हमने एक्सेप्शन भी पढ़े थे कि जिस वाले केस में हम लोग रेजिडेंट नहीं देखते, उनका क्या करते हैं, उसी साल में ही टैक्स लगा देते हैं। क्या करते हैं बेटा, उसी साल में ही टैक्स लगा देते हैं। तो वो वाली कंडीशंस हमको याद होंगी, जैसे शिपिंग बिजनेस वगैरह हो गया। कोई पर्सन अपने क्या कर रहा है, पैक करके बिजनेस को इस साल भाग रहा है, या फिर कोई इंसान इंडिया छोड़ के ही जा रहा है, ठीक है। तो इन सब केसेस में हमने पढ़ा था। पर पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें हमको अपने रेजिडेंस का क्या करना पड़ता है, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस होते हैं, जैसे एचयूएफ का अलग तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है, इंडिविजुअल का अलग तरीके से, कंपनी का अलग तरीके से, और क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस का अलग तरीके से। तो सबका अलग अलग तरीके से निकालना है। एक एक करके चीज़ों को ईजी ईजी करके पढ़ते जाएंगे, कुछ भी घबराना नहीं है कि सर ये वाली चीज़ समझ नहीं आ रही, वो वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है बेटा। घबराएगा तो नहीं ना मेरा स्टूडेंट। तो देखो, दो तरीके के लोग होते, दो तरीके के लोग हो रहे हैं इंडिया में। अब हमको इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करनी है कि सारी की सारी हमारी जितनी भी कैलकुलेशन होगी ना, दो ही लोगों के ऊपर होगी। क्या होगी, एक क्या होगा, हमारा रेजिडेंट, और एक बेटा क्या होगा, अपना नॉन रेजिडेंट, ठीक है। एक होता है हमारा रेजिडेंट और एक क्या होता है बेटा, अपना नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब वो है जो पर्सन इंडिया की कंडीशंस, मतलब इनकम टैक्स की जो कंडीशंस दे रखी हैं उसको फॉलो कर लेता है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट बेटा वो होता है जो कि उस कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, और वो टैक्स फ्री, या फिर उसको हम कहेंगे कि उसके ऊपर कोई भी इनकम वो अर्न कर रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। एक पर्सन है, सुनो, ये यूएसए है थोड़ा बड़ा सा, ये इंडिया है क्योंकि इंडिया यूएसए से छोटा है, ठीक है, किसमें, एरिया वाइज, ठीक है, वैसे कहीं नहीं छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पर्सन रहता है, वो कभी इंडिया नहीं आया, वो कभी इंडिया नहीं आया, और एक पर्सन है जो इंडिया में रहता है और वो जिंदगी भर से इंडिया में ही रह रहा है, ठीक है। वो थोड़े टाइम के लिए क्या किया, यूएसए घूमने के लिए चला गया। कितना, 30 दिन के लिए यूएसए घूमने के लिए चला गया। ये वाला जो पर्सन था ये क्या करता है, ये 30 दिन के लिए इंडिया एज अ टूर, ठीक है, एज अ ट्रैवलर घूमने के लिए आता है। तो बेटा इसका जो रेजिडेंट जो स्टेटस जो रहेगा ना, जो ये जो पर्सन जो गया रेजिडेंट स्टेटस, जो यूएसए घूमने के लिए गया, इसकी जो इनकम जो रहेगी वो टैक्सेबल इन इंडिया ही रहेगी,
ठीक है, उसका रेजिडेंट जो स्टेटस रहेगा वो क्या रहेगा, इन इंडिया ही रहेगा। ठीक है, अब जो पर्सन यहाँ पे आ गया सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए, क्या करने के लिए, सिर्फ टूर एंड ट्रैवल के पर्पज से, ठीक है, तो इसका जो बेटा स्टेटस जो रहेगा वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा। ऐसा नहीं कि तो हमने आके पैर भी रख दिया इंडिया में तो आप क्या हो गए, रेजिडेंट बन गए यहाँ के। ठीक है, बट शिपिंग बिजनेस वगैरह है तो उन वाले केसेस में इसका केसेस अलग हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे कंडीशंस भी पढ़ेंगे, किसमें क्या क्या कंडीशंस लगती हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, ये क्लियर है ना, रेजिडेंट इन इंडिया क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, ये तो आप सुनते भी रहते होगे, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। रेजिडेंशियल स्टेटस, अब रेजिडेंशियल स्टेटस बेटा क्या होता है कि आपको, अगर आप इंडिया में टैक्स पे कर रहे हो, सुनो मेरी बात, अगर आप इंडिया में टैक्स पे कर रहे हो तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो, अगर आप इंडिया में टैक्स पे नहीं कर रहे तो आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है, पर थोड़ी बड़ी सी कहानी, मतलब लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होती है ना, तो उसको तो पढ़ेंगे ही। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन एसएससी डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, अगर आप टैक्स पे नहीं करते तो आप नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो। ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी किसके ऊपर बेटा डिपेंड करती है, रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। Suppose an individual generates some income outside India. He is an Indian citizen. To find out whether his foreign income is taxable in India, one has to determine his residential status. मानो कि किसी ने कतर में गया कोई काम करने के लिए, ठीक है, कतर में क्या क्या बेटा काम करने के लिए गया, और वो यहाँ से अपनी क्या करता है, इनकम को अर्न करता है। कितना, मानो कि उसने दिनार होता है वहाँ पे, अब दिनार का मुझे साइन तो पता नहीं, चलो लिख ही देते हैं। ठीक है, दिनार में उसने 30,000 दिनार को क्या किया, अर्न कर लिया एक साल में। क्या अब उसकी जो इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, ये आप कैसे बता सकते हो। ठीक है, ये जो चीज हमको पढ़नी है, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करते हैं। Under the provisions of income tax, likewise, whether an income earned by a foreign national in India or outside India is taxable in India. ठीक है, फिर डिपेंड्स ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, अगर आप कोई फॉरेन नेशनल हो, आपने इंडिया के अंदर कोई भी इनकम अर्न किया है नहीं किया, तो वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा, रेदर देन ऑन हिज सिटीजनशिप। हाँ, इस चीज को ध्यान में रखना, आपकी सिटीजनशिप और रेजिडेंशिप, सिटीजनशिप और बेटा रेजिडेंशिप दोनों ही अलग अलग तरीके की होती हैं। ठीक है, इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि यार वो सिटीजन तो यूके का था बट उसने इंडिया में रेजिडेंस कैसे बन गया। रेजिडेंस का मतलब होता है, कुछ कंडीशंस होती है जो हम पढ़ेंगे, जैसे 182 डेज वाली हो गई, ठीक है, 730 डेज वाली होगी, वो सब हम पढ़ेंगे आगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो एक चीज को ध्यान में रखना, रेजिडेंस स्टेटस, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स के लिए निकाला जाएगा। किसके लिए बेटा, टैक्स लाइबिलिटी के लिए निकाला जाएगा, जबकि सिटीजनशिप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ये ग्रांट करती है किसी पर्सन को। ठीक है, सिटीजनशिप अलग अलग हो सकती हैं, बट रेजिडेंशियल स्टेटस की भी बात करनी है हमको, सिटीजनशिप की बात नहीं करनी। Therefore, the determination of the residential status of a person is very significant in order to find out his tax liability. एक निर्धारित की कर देता उसकी आवासीय स्थिति पर निर्भर करती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत के बाहर कुछ आय अर्जित करता है, वह एक भारतीय नागरिक है। ठीक है, यह पता लगाने के लिए क्या उसकी विदेशी आय भारत में कर योग्य है, किसी को कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी आवासीय स्थिति का निर्धारण करना होगा। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसी तरह भारत में या एक विदेशी नागरिक द्वारा अर्जित आय भारत में कर योग्य है या नहीं, यह उसकी नागरिकता की बजाय व्यक्ति की आवासीय स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये उसकी सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करेगा। इसलिए किसी व्यक्ति का आवासीय स्थिति का निर्धारण उसकी करदाता को पता लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मन है तो पूरा का पूरा लिख लो। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ, पूरी पूरी बातें लिख लो, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर बातें लिखेंगी। मतलब अगर इस चीज़ को लिख लोगे ना, कोई आगे फ्यूचर में कभी दिक्कत होगी नहीं माइंड में कि सिटीजनशिप अगर वो है तो क्या होगा, हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों फाइंड कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल का। ठीक है बेटा, अभी देखो, रिलेशनशिप बिटवीन रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी इन ब्रीफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर, रेजिडेंट इन इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट इंडिया। ठीक है, दो तरीके लोगों पे क्या होता है, टैक्स लग सकता है, एक रेजिडेंट पे भी लग सकता है, एक नॉन रेजिडेंट पे भी लग सकता है। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया वेदर द पर्सन अर्निंग इनकम इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इंडियन इनकम है मतलब आप भारत से कोई भी आय को अगर अर्जित करते हो, भारत से अगर आप किसी भी आय को अर्जित करते हो तो हमेशा ही हमेशा क्या होगी बेटा, टैक्सेबल होगी, किसमें, इंडिया में। ठीक है, भले ही आप यहाँ के रेजिडेंट हो या फिर नहीं हो। आप मानो कि आपको ये आपने देखा होगा कभी कभार ऐसे लिखा हुआ आता है क्या, अमेजन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया।
ठीक है, इंडिया। जबकि कंपनी कहाँ की बेटा, कंपनी है कहाँ की, यूएसए की, पर उसके ऊपर यहाँ पे इंडिया लिख देता है जब वो इंडिया में बिजनेस करती है तब। तो उसको इंडिया क्यों लिखता है बेटा, उसको इंडिया इसलिए लिखता है क्योंकि उस कंपनी का जो रेजिडेंट स्टेटस है वो क्या है, वो इंडिया है। भले ही वो कंपनी यूएसए की हो चाहे कहीं की भी हो, ठीक है, भले ही उसका मालिक जो है वो कभी इंडिया में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन जितनी भी उसने अर्न इंडिया के उससे की है ना, बिजनेस से, उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होती है? नहीं होती, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आगे इसको करेंगे। वेदर द पर्सन इनकम रेजिडेंट, ठीक है, ये चीज हो गया था। कन्वर्सली फॉरेन इनकम ऑफ अ पर्सन इज टैक्सेबल इन इंडिया ओनली इफ सच पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया। फॉरेन इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। अब मेरी एक बात सुनो यार, कोई एक कंट्री है नीदरलैंड्स, ठीक है, और एक उसका कोई कंपनी का मालिक है यूएसए में रहता है, उसकी कोई भी ब्रांच इंडिया में नहीं है, वो इंडिया में कुछ भी तरीके का बिजनेस नहीं करता, क्या आप उसके पास में जा सकते हो कि भैया तुम हमको टैक्स दो क्योंकि तुम इनकम को अर्न कर रहे हो? ठीक है, नहीं जा सकते ना। आपको क्या मतलब, वो अपने बिजनेस कर रहा है, वो अपने बिजनेस बाहर करेगा चाहे नहीं करे, आपको उसी से क्या मतलब? आपको तो भैया अपनी अपना सिर्फ बिजनेस देखना है ना, अपनी कंट्री देखनी है और अपनी कंट्री के रेजिडेंट्स को देखना है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये वाली कंडीशन यही चीज को बताती है। तो इस चीज से आपको कोई भी मतलब नहीं है। तो इस चीज को क्या करो बेटा, भूल जाओ। इस चीज को क्या करो, भूल जाओ। ठीक है, चले आगे। हिंदी में भी वही बात लिखी गई है, ठीक है। अब देखो, द फॉलोइंग नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब होता है लॉ या फिर मतलब ऐसे रूल्स, हैज टू कीप इन माइंड वाइल डिसाइडिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। किसी भी एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि डिफरेंट टैक्सेबल एंटिटीज, ऑल टैक्सेबल एंटिटीज आर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। एन इंडिविजुअल, एन एच यू, एच यू एफ, ठीक है, किस किस हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं किसी किसी पार्ट में। कैसे कि एक इंडिविजुअल में, एक एच यू एफ में, एक फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, ठीक है, और या फिर एनी अदर पर्सन, या फिर जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, एवरी अदर पर्सन। मतलब कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि इन वाली कैटेगरीज में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। तो हमको इन सबके अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, अलग अलग तरीके की इनकी वो कंडीशंस गिवन है, ठीक है। तो हर किसी की कंडीशंस को पढ़ना है। अब देखो सुनो मेरी बात, इंडिविजुअल की कंडीशंस को याद करोगे, बाकी इन तीनों की जो कंडीशंस है वो क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। बाकी नीचे तीन वाले की जो कंडीशंस है वो क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। लिख देता हूँ किस किस की आपको याद रखनी है, आपको अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे अपनी होती रहेंगी। तो इन तीनों की क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी, और इसकी अपनी की अलग की सेम रहेगी, मतलब इसकी तो भैया सेम ही रहेगी ना, जब एक ही है तो। डिफरेंट रेजिडेंशियल स्टेटस एंड असेसी इज ईदर, ये चीज सुनो अब ध्यान से, ठीक है, फिर इसके बाद में अपने लोग डायरेक्ट ही जंप कर जाएंगे। एन असेसी इज ईदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। एक एसएससी रेजिडेंट भी हो सकता है या फिर नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। हाउ एवर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ हैज टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, कोई भी एक पर्सन क्या है जो कि एचयूएफ है या फिर इंडिविजुअल है, उसको क्या होना पड़ता है बेटा, उसको रेजिडेंट तो है ही है, पर वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, या फिर एक क्या हो सकता है बेटा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना कि एक इंडिविजुअल जो है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करता है बेटा, कि वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है। देयरफॉर एन इंडिविजुअल एंड अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन ईदर बी अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। इस और एक जो मतलब दो ही केस पढ़े थे ना अभी हमने ऊपर, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल का और कैसा एक एचयूएफ का, तो ये दोनों ही केसेस में या तो वो रेजिडेंट हो सकता है या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, किसमें, इंडिया में, ठीक है बेटा। तो देखो हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, या फिर एक तो हो गया नॉन रेजिडेंट इंडिया। जो एनआरआई है, जो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है बेटा, उसके ऊपर तो हमको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, उसकी तो हम लोग टैक्स की, उसकी तो इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो बोलेगा तुम्हारा क्या हक है मेरे ऊपर टैक्स लगाने का, मैं रहे दूसरी कंट्री में रहूं, बिजनेस दूसरी कंट्री में रहूं, तुम कैसे आ गए मेरे ऊपर टैक्स लगाने के लिए, ठीक है। तो अब हमको ये कंडीशंस अपनी देखनी है, तो दिल खोल के, मतलब दिल खोल के पढ़ना है, ये नहीं सोचना कि ये चीज मुझे समझ में आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं समझना। ऐसा समझना है कैसा, कि मुझे सब कुछ समझ में आए, और जो चीज समझ में नहीं आई बेटा बैठे हुए हैं आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अपने कॉपी पेन को उठा लो, नोट डाउन भी करते जाओ साथ साथ में चीजों को, ताकि ताकि बाद में भूलो नहीं।
मुझे 5 सेकंड का टाइम दो, बस हो गया टाइम। ठीक है, इस चीज़ को छोड़ दो। चलो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इंडिविजुअल या एचयूएफ की। ठीक है, किसकी बात करते हैं बेटा, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ की। देखो इसमें सारी की सारी वो चीज़ आ गई ना जो हमने ऊपर पढ़ी थी। क्या हमने उसको 5 तरीके उसमें डिवाइड किया था, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है बेटा, आ गया अलग अलग। अब देखो जब हम बात करते हैं किसकी, कैटेगरी फर्स्ट की, तो कैटेगरी फर्स्ट क्या होती है हमारी, जब हम इंडिविजुअल की और एचयूएफ की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो गया बेटा। अब रेजिडेंट ऑफ इंडिया में क्योंकि हमने दो केसेस पढ़े थे, एक हमारा क्या होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इस वाली चीज को नोट डाउन कर लेना बेटा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया बेटा एक। ठीक है, एक हमारा क्या होता है बेटा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो इस वाले केस में देखो, जब क्या है इंडिविजुअल है एचयूएफ है, तो इस वाले केस में हमारी दो कंडीशंस लगेंगी। क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंस या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर ये होते क्या क्या है, अभी आगे पढ़ेंगे तो बेटा एक एक कंडीशंस को पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। और कैटेगरी टू क्या आती है बेटा, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी एक कंडीशन हमारी क्या बनती है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसको तो हमको पढ़ना ही नहीं है, इसको हमको नहीं पढ़ना, हमको जितना भी कुछ पढ़ना है वो इसको पढ़ना है। या फिर और इसमें क्या होता है बेटा, उसमें फर्म या फिर कोई कंपनी है, उस वाले केसेस में क्या होता है बेटा, उसमें या तो रेजिडेंट होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, या तो होगा या तो नहीं होगा, उसमें कुछ भी ऑर्डिनरी केस या फिर नॉट ऑर्डिनरी केस नहीं लगेंगे अलग अलग। ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन कर लो, फिर अपने लोग आगे चलते हैं। अब आया हमारा कि जब हम बात किसकी कर रहे हैं, इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल की बात करेंगे, फिर एचयूएफ की बात करेंगे, फिर कंपनीज की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करें। एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि सर ने सेक्शंस नहीं पढ़ा, सर ने सेक्शंस नहीं बताया। बेटा इसके सेक्शंस आपको जरूरी नहीं है याद करना। ठीक है, जहां कहीं भी मुझे लगेगा कि किसका सेक्शन आपको बताना है तो मैं उस चीज का सेक्शन आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको सारे के सारे सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको ऑडिटिंग में बताए थे कि आपको कौन कौन से सेक्शंस याद करने हैं, तो वही वही आप सेक्शंस याद करो। बाकी और कोई ज़्यादा सेक्शंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेक्शंस बहुत सारे होते हैं बेटा। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो देखो स्टेप फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले आप मानो कि इनकम टैक्स ऑफिसर हो। ठीक है बेटा, आप क्या हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो। आप जाते हो किस लिए, आप जाते हो भाई कि तुम उसका पता लगाने के लिए कि उसकी इनकम टैक्स होगी या नहीं होगी उस साल की। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्टेप वन क्या होगा, आपका होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ पे गए, आपने जाके उससे पूछा भाई आप रेजिडेंट इन इंडिया हैं कि नहीं हैं, आप रेजिडेंट इन इंडिया हैं कि नहीं हैं। उसने बोला कि हाँ मैं हूँ। ठीक है, हाँ मैं हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, इफ सच इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इन इंडिया, अगर वो इंडिविजुअल क्या होता है, रेजिडेंट इन इंडिया हो जाता है, तो हमको अब क्या फाइंड करना है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। या फिर अगर वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है तो फिर हमको क्या करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी ही नहीं है। ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं है। देखो जब आप उस केस में जाओगे आप उससे पूछोगे भैया तुम रेजिडेंट इन इंडिया हो या नहीं हो। अगर वो बोलता है यस और नो, यही आंसर देगा। ये तो नहीं बोल सकते कि बीच का हूँ, पार्शली हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, कि मतलब एक आज सोता यहाँ पे हूँ इंडिया में और खाता नेपाल में जाके हूँ, ऐसा तो नहीं बोलेगा। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा। तो जब वो यस बोल देगा तो हमको क्या करना है, फिर हमको फर्दर अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखना है। ठीक है, तो हम लोग उससे पूछेंगे भैया कि तुम ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। सर आपको हमको कैसे पता लगेगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नहीं है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक कंडीशन अपनी लगाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे क्या वो रेजिडेंट इन इंडिया है या नहीं है। ठीक है, ये ऊपर वाला केस कब होगा बेटा, जब हमारा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, और नीचे वाला केस कब होगा, जब हो जाएगा नो। ठीक है, अब बेसिक कंडीशंस टू टेस्ट एज टू व्हेन एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इन इंडिया। हमको अब बेसिक कंडीशंस देखनी है कि भैया वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है या नहीं है। तो अच्छा ये कंडीशन ए ही हो गई, यहाँ पे बी होना था। ठीक है, इसको बी कर देना। तो कंडीशन ए क्या कहती है, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर। प्रीवियस ईयर बेटा कौन साल होता है, जिस साल में हमने क्या किया, इनकम को अर्न किया है। जिस साल में हमने क्या किया, अपने इनकम को अर्न किया है। क्या जिस साल उसने इनकम को अर्न किया था वो 182 days या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, इस तरीके से लिखना, 182 days या फिर प्लस।
ठीक है, अगर एग्जैक्टली 182 डेज रहा है बेटा तो भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा, या फिर अगर 182 डेज से ज्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल होगा ही होगा। ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, फिर उसको रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज मोर ड्यूरिंग 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। या फिर हो सकता है कि वो प्रीवियस ईयर में, हो सकता है कि वो प्रीवियस ईयर में कितना 60 दिन या फिर उससे ज्यादा हो, या फिर पिछले 4 ईयर्स में, क्या कहता है सुनो, पिछले 4 ईयर्स में जो कि प्रीवियस ईयर से ठीक पहले के हैं, प्रीवियस ईयर को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग लिख रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से ठीक पीछे के 4 सालों में वो कितने 365 डेज इंडिया में कंप्लीट किया है। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर होती है, ये चीज क्लियर हो रही है। तो बोथ कंडीशंस हम लोग देखेंगे कि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, बेसिक कंडीशन बी इज नॉट टेकिंग, अगर देखो अगर कंडीशन ए फॉलो हो गई, ठीक है, कंडीशन अगर ए फॉलो होगी तो हम लोग यहीं पे अपनी इन्वेस्टिगेशन को रोक देंगे और उसको लेके आएंगे कि भैया आओ हमारे यहाँ पे क्या करो, टैक्स की पेमेंट कर दो, आ जाओ हमारे यहाँ पे टैक्स की पेमेंट कर दो। पर अगर कंडीशन ए फॉलो नहीं होती तो हमको किस में जाना पड़ेगा बेटा, कंडीशन बी में जाना पड़ेगा। तो कंडीशन बी हमारी क्या कहती है, ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज है, 1 ईयर, और उसके बाद में हमको ये भी देखना पड़ेगा क्या कि वो पिछले 4 साल 365 डेज बिता के गया है इंडिया में या फिर नहीं गया। ठीक है बेटा, ये दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये रेजिडेंट बन जाएगा किसका, इंडिया का। अब इसके बाद आप फर्दर टैक्स की कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। इस चीज में कोई भी डाउट बेटा, कोई भी डाउट? नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ गया, दिमाग खुल रखा था, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। अब देखो इसमें एक्सेप्शंस क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल शैल बी डिटरमाइंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कंडीशन है। अब देखो एक्सेप्शन क्या है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल है तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ए पे उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कंडीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा ए फॉलो कर गया है तो हमको बी पे जाने की जरूरत नहीं है, अगर हमारा बी फॉलो कर जाता है तो हमारा ए में भी नहीं जाने की जरूरत है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन, सबसे पहले लेकिन हमको क्या करना है बेटा, ए कंडीशन फॉलो करवानी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ए वाली पूछेंगे, अगर ए फॉलो नहीं करती तो हम लोग बी पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, और अगर ए फॉलो कर गई फिर तो वो रेजिडेंट है ही। अब हम लोग बात करते हैं किसी बेटा एडिशनल कंडीशंस टू टेस्ट एज टू व्हेन अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको फाइंड करना है कि जो हमारा रेजिडेंट जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नहीं है। या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा बेटा या फिर नहीं होगा, ध्यान से सुनो, या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो कब नहीं होगा कब होगा, अब इस चीज को ध्यान में रखते हैं। तो एडिशनल कंडीशन फर्स्ट क्या बोलती है, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया, वो क्या है बेटा, रेजिडेंट इन इंडिया है एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर वो प्रीवियस ईयर का क्या करता है, ठीक प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में से 2 साल क्या करता है, रेजिडेंट इन इंडिया कहलाता है। ठीक है, या फिर वो पिछले 7 साल में इमीडिएटली जब हम प्रीवियस ईयर को क्या करते हैं, प्रीसीड कर देते हैं, तो उसने कितने प्रीवियस 7 सालों में कितने दिन, 730 दिन उस इंडिया में बिताए होने चाहिए। ठीक है, एडिशन कंडीशन 1 है, एडिशन कंडीशन 2 है। ठीक है बेटा, समझ में नहीं आ रही क्या चीजें, आ रही हैं? अगर नहीं आ रही तो कमेंट करके बोल देना, मैं आपको इसको दोबारा से क्लास बता दूंगा, या फिर जब हम लोग कोई भी रिवीजन में कोई भी करेंगे ना क्लासेस अपनी, ठीक है, जब से मतलब अपना कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंदर रिवीजन को स्टार्ट करेंगे, तो जब रिवीजन में मैं आपको इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दिलवा दूंगा। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट पर क्या, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हमने पढ़ा था ना, एक क्या होता हमारा रेजिडेंट में, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आर आई लिख दे रहा हूँ। एक क्या होता हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो रहा था, एक हमारा क्या हो रहा था बेटा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो रहा था। ठीक है, अब कब, जब हमारी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन कब सेटिस्फाई करती है, केस 1 होता है इफ ही सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन हमारी कौन सा ली थी बेटा, बेसिक कंडीशन थी हमारी कि जिसमें हम लोग देख रहे थे 182 डेज, 182 डेज हमारी एक थी। ठीक है, या फिर बी हमसे क्या कह रहा था, वाला कि 60 डेज होगा हमारा किसमें, प्रीवियस ईयर में, या फिर कितना 365 डेज प्रीवियस 4 ईयर में। ठीक है, ये वाली क्या थी हमारी बेसिक कंडीशंस की। अगर इनमें से कोई भी एक
एटलीस्ट लिखा हो ना, एटलीस्ट वन, ठीक है। अगर ए भी फॉलो कर जाती है फिर बी फॉलो कर जाती है और या फिर कोई भी एडिशनल कंडीशन नहीं फॉलो कर रही है तो हम उसको क्या मानेंगे बेटा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन क्या बोलती है, इफ ही सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड वन ऑफ द टू एडिशनल कंडीशन, ठीक है। अगर वो कोई भी एक बेसिक कंडीशन को फॉलो कर लेता है और कोई भी एक एडिशनल कंडीशन को फॉलो कर लेता है तो उस वाले केस में हम लोग क्या मानेंगे, उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, इसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नोट डाउन कर लो, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीसरी बार जब पढ़ोगे ना बेटा, समझ में अपने आप ही आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। बस ऐसे पढ़ के, ऐसे सोच के पढ़ना है कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सोच के पढ़ोगे कि इनकम टैक्स तो बहुत हार्ड है, मुझे समझ में आएगा नहीं, तो बेटा कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो फिर आपको इनकम टैक्स का कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा। अब पढ़ो, अब हम लोग इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी तक। हु इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, कौन है ऐसा जो कि रेजिडेंट भी होगा और ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी होगा इंडिया में। ही मस्ट सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन अपनी वही वाली, ठीक है, 182 डेज वाली। जब भी मतलब ऐसा सोचो, पढ़ो बेसिक कंडीशन तो तुरंत याद दिमाग में स्ट्राइक कर जानी चाहिए, 182 डेज, ठीक है, किसमें, प्रीवियस ईयर में, या फिर सॉरी ए, अच्छा ये ए नहीं, एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, बेसिक कंडीशंस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बीसी, अब बीसी को इसको गलत मतलब नहीं लेना, ये बेसिक कंडीशन है, हाँ गलत मतलब नहीं। या फिर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, और 365 डेज किस में, प्रीवियस 4 ईयर्स में, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी बेसिक वाली कंडीशन होगी, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, हाँ बेसिक कंडीशन ये थी, ठीक है। इफ ही मस्ट सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, उसको कोई भी एक बेसिक कंडीशन क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। एट द सेम टाइम ही शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द टू एडिशनल कंडीशन, और लेकिन उसको क्या, उसी टाइम पे ही शुड ऑल्सो सेटिस्फाई टू ऑफ द एडिशनल कंडीशन, ठीक है। लेकिन उसको क्या करनी बेटा, दोनों की दोनों उसको एडिशनल कंडीशन भी अपनी सेटिस्फाई करनी। एडिशनल कंडीशन मैंने कौन कौन से आपको बताई थी, कि वो 2 साल मिनिमम रहा होना चाहिए प्रीवियस 10 ईयर्स में, या फिर वो 7 साल में 730 डेज इंडिया में रहा होना चाहिए, ठीक है। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या था कि कोई भी एक बेसिक कंडीशन को फॉलो करे, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को फॉलो कर दे, या फिर ही मस्ट सेटिस्फाई वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन, या फिर वो इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करे, कौन सी वाली, एडिशनल कंडीशन वाली, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है बेटा, अपना नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाता है। जब अगर उसने कोई भी एक कंडीशन को फॉलो कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। अगर वो नहीं करता कोई भी उसको, तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हु इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, बेटा कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं करे, ठीक है। मतलब मानो कि बेसिक कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर रहा, एडिशनल कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर रहा, तो वो क्या बन जाता है बेटा, अपना नॉन रेजिडेंट बन जाता है। मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है इंडिया से, वो कभी इंडिया में आया ही नहीं, कभी भी कोई भी उसका बिजनेस नहीं है इंडिया में, कभी भी उसने कोई भी एक भी दिन नहीं बिताया। हाँ वो बात अलग है कि अगर वो टैक्स के पर्पज से आता है, तो वो सॉरी टूर के पर्पज से आता है तो वो चीज़ अलग से हो जाती है। पर जब हम बात करते हैं किसकी बेटा, नॉर्मल उसकी पर्सनस की, तो उस वाले केस में हमारे कोई भी उससे मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। अब मुझे एक आंसर देंगे मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट सारे के सारे आंसर देंगे कि बेटा अगर कोई वो है, एम्बेसी में है, कोई काम कर रहा है, तो उस वाले केस में हम लोग उसको क्या कहेंगे। कोई भी अगर एम्बेसी में काम करता है तो उस वाले केस में हम लोग क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कि क्या वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा, वो पूरे साल भर यहाँ पे क्या करता है, बिता के जाता है, तो उस वाली कंडीशन में हमको क्या करना, उसको देखना है, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसका नीचे मुझे आंसर बताना कि क्या होगा। चलो बाकी नीचे चलते हैं अपने। अब देखो ये अपना इंडिविजुअल खत्म हो गया, ठीक है। तो इंडिविजुअल में 3-4 तरीके के हमारे वो थे, चार्ट्स थे जिनको आपने पढ़ा और इजी सा था। अब हम बात करते हैं किसकी, एच यू एफ की। एच यू एफ क्या होता है हमारा, एच यू एफ होता है बेटा हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक स्पेशल प्रोविजन के तहत बनाया गया है, ठीक है। इसको जो हेड जो होता है वो कौन होता है बेटा, कर्ता होता है। एच यू एफ का जो हेड जो होगा वो कौन होगा, कर्ता होगा। और कर्ता का होगा, कर्ता जो होगा वो मोस्ट सीनियर मेल पर्सन होगा उस घर का, ठीक है बेटा। कौन होगा, मोस्ट सीनियर मेल पर्सन ऑफ दैट हाउस या फिर ऑफ दैट फैमिली, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि मेल पर्सन ही जो होगा वो होगा। ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, आप लोग मतलब फीमेल जो होगा ऐसा मैं समझना कि मैं प्री जुडाइस होकर बोल रहा हूँ कि मेल ही होना चाहिए, भाई रूल में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, रूल में ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो अब क्या होता है, अब एच यू एफ है, ठीक है, एच यू एफ है। अब देखो क्या होता है कि जैसे बिजनेस है, कोई इंडिविजुअल है, सॉरी,
कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, वो आधे दिन यहाँ पे रह सकता है, मतलब यूएसए में रह लिया कितने दिन, 182 डेज, इंडिया में रह लिया आके 182 डेज। बट कोई अगर एचयूएफ है, कोई कंपनी है, ठीक है, वो तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि आधे दिन यूएसए में भाग जाए फिर आधे दिन यहाँ पे आके रहने लग जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हमारी कंडीशन होती है, इसमें ईजी है। कंडीशन क्या होती है, या तो वो होली इन इंडिया होगा, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस, या तो उसका होली इन इंडिया मतलब कि पूरा का पूरा इंडिया में ही लाई कर रहा है, या फिर इंडिया से बाहर है, या फिर पार्शली इन इंडिया मतलब आधा इंडिया में और आधा बाहर में। अब आधा इंडिया आधा बाहर में क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि बेटा कि अभी बता दें कि उसके फैमिली के ऊपर उसका डिपेंड करेगा कि मतलब उसके जो हेड जो हैं, ठीक है, उसके जो, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक फैमिली से ही मिलके बनती है, ठीक है, इसमें कोई बाहर के पर्सन नहीं आते। तो देखो, अगर आपकी फैमिली पूर्ण रूप से इंडिया में रह रही है, ठीक है, तो वो तो फिर आपका एच का भी क्या माना जाएगा भैया, रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है, कि वो इंडिया का रेजिडेंट है। अगर वो होली आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया से बाहर चली गई, इंडिया से रहती नहीं है, तो वो क्या मानी जाएगी बेटा, तो वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी, ठीक है, नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। पर अगर आपकी आधी फैमिली यहाँ पे रहती है, आधी फैमिली वहाँ पे रहती है, मतलब होली पार्शियली इन इंडिया या फिर पार्शियली आउटसाइड इंडिया, तो उस वाले केस में हम लोग क्या मानते हैं बेटा, उस वाले केस में हम लोग क्या मानते हैं इसको, उस वाले केस में हम लोग रेजिडेंट मानते हैं। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात, अगर आपके पास में कभी पार्शियली और पार्शियली के कभी कंफ्यूजन दूर करनी है ना, तो एक चीज़ को ध्यान में रखो कि यह हमारा इंडिया है। अगर आप इसमें किसी भी तरीके से अगर आप इसमें इंटरफेयर कर रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत भी आते हो, एक दिन के लिए आते हो, 2 दिन के लिए आते हो, ठीक है, या फिर मतलब कि 1-2 दिन के लिए नहीं, सॉरी, 182 डेज के लिए आते हो, या फिर मतलब इसमें से इनकम को अर्न कर रहे हो, आपका बिजनेस इंटरेस्ट इसमें लाइक कर रहा है, तो आपका हमेशा उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस माना जाएगा और आपके ऊपर क्या इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसमें भी होती हैं वाली चीज़ें, कौन सी वाली, एडिशनल कंडीशंस इसमें भी लगती हैं बेटा, ऑर्डिनरी कंडीशन वाली, ठीक है, तो इसमें भी ध्यान आपको क्या चीज़ रखनी है, लिख लो यहाँ पे, इजी है, सिंपल। तो एडिशनल कंडीशन फर्स्ट जो हमारी होती है, वो क्या हमारी बोलती है, वो बोलती है कि प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस 10 ईयर्स में, सॉरी, प्रीवियस 10 ईयर में कितना 2 साल होना चाहिए, 2 साल आपने एटलीस्ट यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इंडिया में बिताए होने चाहिए। ठीक है, एडिशनल कंडीशन 2 क्या बोलती है, वही वाली बात कि 730 डेज होने चाहिए किसमें, पिछले 7 ईयर्स में। ठीक है बेटा, समझ में आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग बात ये चीज़ें ध्यान में रखनी बस आपको, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना। ठीक है, फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर कोई भी फर्म है और उसकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस तभी माना जाएगा जब उसका बिजनेस क्या करता है, इंडिया में लाइक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। होली इन इंडिया अगर इंडिया में करता है तो भैया वो तो रेजिडेंट होगी होगी, नोट डाउन करते चलो। होली आउटसाइड इन इंडिया तो भैया फिर वो तो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, और अगर पार्शियली इन इंडिया या फिर पार्शियली आउटसाइड इंडिया तो ऊपर वाली कंडीशन क्या, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे बेटा, रेजिडेंट मानेंगे। ठीक है, तो इस वाले केस में देखो उसका मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है, मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब ऐसा है देखो कि अगर आपका बिजनेस जो है वो इंडिया में है ही नहीं बिल्कुल भी, सुनो इस चीज़ को, आपका क्या है, ये हमारी इंडिया है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, आपका जो बिजनेस है वो पूरा पूरा बाहर होता है, आप बाहर ही बनाते हो, बाहर ही क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, बाहर ही उसको सेल कर देते हो, पर आपकी जो ऑफिस जो है वो इंडिया में है, आपका मैनेजमेंट इंडिया में है, आपकी रिसर्च एंड कुछ भी ऐसी चीज़ है जो इंडिया में, तो बेटा वो चीज़ किस में आएगी आपकी, तो वो चीज़ रेजिडेंट में मानी जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्वेश्चन कहीं पूछ ले जाए कि मैनेजमेंट है इंडिया में पर उसका बिजनेस जो है वो आउटसाइड इंडिया है, तो उस वाले केस में क्या होगा, तो उस वाले केस में भी वो रेजिडेंट इन इंडिया होगा और उसकी क्या करेगी, टैक्स लाइबिलिटी इंडिया में लाइक करेगी। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इंडियन इनकम की। ठीक है, तो इंडियन इनकम है, अगर आपने इंडिया से किसी भी तरीके की कोई भी इनकम को क्या किया है, अर्न किया है बेटा, अर्न किया है तो वो हमेशा टैक्सेबल इन इंडिया रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो चाहे नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो बेटा इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको टैक्सेबल इन इंडिया रहेगी। ठीक है, फिर आप जिस भी कंट्री में उस इनकम को लेके भाग जाओ उससे कोई मतलब नहीं है, पर अगर आपने इंडियन इनकम को अर्न कर लिया, मतलब कि मानो कि आपने इंडिया से इनकम को अर्न किया, ठीक है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे कि मानो ट्विटर है, फेसबुक है, ठीक है, इन लोगों का क्या, इन लोगों का इंडिया में कुछ भी नहीं है, पर ये लोग क्या करते हैं, इंडिया से इनकम को अर्न करते हैं, तो उस वाले केस में वो इंडिया के तो रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, इंडिया के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, पर आपने जितनी भी इंडियन इनकम अर्न करी है उस पर क्या होगा, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, और कोई भी केस है वो क्या होगा, हर वाले केस में टैक्सेबल होगी। पर जब हम बात करते हैं किसकी, फॉरेन इनकम की, ठीक है,
फॉरेन इनकम की, अगर आप रेजिडेंट हो इंडिया के, अगर आप रेजिडेंट हो इंडिया के, तो फिर आपको टैक्सेबल है ही है। ठीक है, आप मतलब बाहर से कहीं से कमा के लेके आ रहे हो और आप क्या रेजिडेंट हो इंडिया के, मतलब वही वाली कंडीशन, बेसिक वाली 182 डेज वाली, ठीक है, या फिर 60 डेज वाली, और 365 डेज वाली, किसमें, प्रीवियस 4 ईयर्स में। ठीक है, ये सारी की सारी कंडीशंस देखी जाएंगी, उसके हिसाब से आपको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट का स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगा। पर अगर आप रेजिडेंट हो और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो बेटा, तो उस वाले केस में क्या होगा, एनी, ठीक है, कोई भी ऐसी इनकम जो आप क्या कर रहे हो, पार्शली या फिर होली इन इंडिया में अर्न कर रहे हो, तो उस वाले केस में तो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी ऐसी इनकम जो कि इसमें नहीं आती है, मतलब आप इंडिया से अर्न नहीं कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस सेटअप नहीं है इंडिया में, तो वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ आपकी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, फिर तो आप क्या हो, फिर तो आप इंडिया के हो ही नहीं ना पर्सन तो। हम्म। और फिर अगर हम बात करें कि इसकी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की या फिर नॉन रेजिडेंट की, ठीक है, तो उस वाले केस में हमारा क्या होगा, वो तो नॉन टैक्सेबल हो ही जाएगी, क्योंकि जो इंडिया में है ही नहीं, जिसका इंडिया में कोई बात ही नहीं है, ठीक है, तो वो उसकी फॉरेन इनकम से हमको क्या मतलब। ठीक है बेटा। अच्छा, मुझे ये वाले चार्ट का आंसर देना, बस इतना सही है ये। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्सेबल इनकम कब उसकी लाइक करेगी, कब नहीं करेगी, तो ये 6-7 कंडीशंस थी जो हमने पढ़ ली, बस इतना ही है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चार्ट बता रहा हूँ, ये मुझे बताना। ठीक है, रेजिडेंट इन इंडिया था, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया था। इंडियन इनकम है, और क्या है, फॉरेन इनकम है। अब मुझे बताओ किस वाले केस में टैक्सेबल होगी और किस वाले केस में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आज कल इंग्लिश वाली क्लास किस किस ने लाइव देखी थी, मजा आया इंग्लिश वाली क्लास लाइव देख के। हाँ, कल मैम ने लाइव ली थी इंग्लिश की क्लास, उसमें आपको क्वेश्चंस करवाए थे प्रीवियस ईयर के। आज मेरी भी क्लास होगी आपकी। ठीक है, शाम को कितने बजे बेटा, 8 बजे, 8 PM पे होगी। सभी बच्चे जितने भी हैं क्लास में, सबको क्या करना है, जुड़ना है हमारे साथ में। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि टेस्ट नहीं देना, क्लासेस करते जाना है, टेस्ट नहीं देना। बेटा टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको अपनी कैपेबिलिटी कहाँ से पता लगेगी। हमको ऐसा लगता है कि हमने पढ़ लिया सब कुछ, पर जब हम टेस्ट देते हैं तो हमको पता लगता है कि अरे ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन थी। तुरंत सर से पूछता हूँ। ठीक है, लाइव क्लास चलती है, आप मुझे तुरंत नीचे कमेंट करो कि सर ये वाला टॉपिक, ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, एक बार फिर से बता दो। बेटा उसी टाइम पे आपको डाउट क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, और एक एक कंसेप्ट भी उसी साथ में क्लियर करवाते हुए चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इफ द मैनेजमेंट ऑफ HUF, ठीक है, अगर कोई HUF का मैनेजमेंट है, वो क्या करता है, इस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, द स्टेटस ऑफ द HUF विल बी। ठीक है, अगर वो क्या हो रहा है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है उस वाले HUF का क्या मैनेजमेंट, तो उस वाले केस में उसका स्टेटस क्या रहेगा, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर यूजली रेजिडेंट। ठीक है, यूजली रेजिडेंट ऐसा कुछ होता नहीं, तो इसको काट के कर लेना। हाउ मेनी डेज वन हैज़ टू स्पेंड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इन इंडिया टू बिकम अ रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, ये हम बेसिक कंडीशन की अपनी बात करें कि बेसिक कंडीशन 1 में उसको कितने दिन प्रीवियस ईयर में क्या करने पड़ेंगे, इंडिया में बिताने पड़ेंगे, ताकि वो इंडिया का क्या कर सके, रेजिडेंट बन जाए। ठीक है, 60 डेज, 180 डेज, 362 डेज, 365 डेज, या फिर नन ऑफ दी अबव। If a person is a resident but not ordinary resident in India, has to satisfy which condition? ठीक है, एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन, बोथ बेसिक कंडीशंस, या फिर बोथ एडिशनल कंडीशंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बताओ मुझे, आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया है, सारा के सारे क्वेश्चंस उसी के ऊपर हैं। ठीक है बेटा, कर लोगे ना क्वेश्चंस को, छोड़ोगे तो नहीं। ठीक है, मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यार, सब कुछ कर देंगे। तो जो कोई भी बच्चा नया है उसको मैं बता दूं कि हम लोगों ने UPPCL का बिल्कुल फ्री एक बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, हम आपको अकाउंट्स, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ठीक है, ऑडिटिंग भी खत्म हो गई, अभी टैक्सेशन भी अपना नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। तो अपना सारा का सारा कोर्स खत्म हो जाएगा कब, एग्जाम से 2 हफ्ते पहले। ठीक है, एग्जाम, कुछ बच्चे डाउट में है कि एग्जाम कब होगा, तो बेटा एग्जाम कब होगा, 2nd वीक ऑफ दिसंबर बोला गया है। ठीक है, 2nd वीक ऑफ दिसंबर बोला गया है। फॉर्म कितने पड़े हैं उसी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपनी तैयारी को पूरा रखो। आपका कंपटीशन, ये समझो कि आपका कंपटीशन जो है वो उन सभी बच्चों से है जो बच्चे फॉर्म भरते हैं या फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे जितने बच्चे हैं उन सबसे आपका कंपटीशन है, हर किसी इंडिविजुअल का अपने आप से भी एक कंपटीशन है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप बेल आइकन पे क्लिक कर लो, हम लोग जैसी नई वीडियोस वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो आप तक वो पहुंच जाती हैं। दूसरे बच्चे तो शेयर भी कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं कि कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री बैच दे रहा है। ठीक है बेटा, और किस सेट रिमाइंडर सेट कर लिया करो, शाम वाली क्लास जो होती है ना, उसका रिमाइंडर सेट कर लिया करो, तो जैसे ही मैं लाइव आऊँगा आपके पास में यूट्यूब भेज देगा टिंग टोंग की, भैया
सर लाइव आ चुके हैं, चलो करते हैं लाइव क्लासेस को। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं, आज शाम को भी मिलेंगे अपनी लाइव क्लास में, बाकी कल मिलेंगे अपनी टैक्स की क्लास के साथ में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।